गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जीएसटी के अंदर बेटा टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो कंप्लीट किए थे। इसके अलावा मैंने टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई का यदि कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर सप्लाई की जाती है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है, उसका डिटर्मिनेशन अपन कैसे करते हैं। उसमें बेटा तीन चीज़ देखनी होती है कि अकाउंट स्टेटमेंट इश्यू करने की डेट, इनवॉइस इश्यू करने की डेट और डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों को कंपैरिजन करके अपन उसका टाइम ऑफ सप्लाई है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर जो भी अर्लियर होता है, जो भी पहले होता है, वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसमें। इसी वे के अंदर अपना जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है 5th नंबर, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर सप्लाई है। इसमें दे रखा है पी एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद क्यू फॉर द कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम। As per terms of contract, successive statement of account will be issued and successive payment will be made. The detail of different event relevant for quarter ended 31st December 2019 are given below. अब अपने को इसमें बड़ा टाइम ऑफ सप्लाई है वो कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर सीरियल नंबर अलग अलग कंडीशंस में बता रहे हैं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस दे रखी, इनवॉइस इश्यू करने की डेट है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, इसका बड़ा इसमें कोई रोल नहीं है, तो इस कॉलम को अपन जरूरी नहीं है इसके अंदर दिखाएं, क्योंकि इसका कहीं रोल ही नहीं है, तो इसके अंदर अपने को रखना भी जरूरी नहीं है इसको। उसके बाद में डेट ऑफ इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये सब इसके अंदर अपने को दे रखा है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस इन द अकॉर्डिंगनेस विद प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग इसका टाइम ऑफ सप्लाई है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर सिंपल सा ही बड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसके अंदर पहला इसका फॉर्मेट है जो दे रखा है बुक के अंदर, वो अपन बनाएंगे। उसके बाद इसका डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अपन करेंगे। देखिए बेटा, आपकी बुक का ये 5th नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपने को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर अलग अलग कंडीशन है। इनवॉइस डेट बेटा लिखी अपन ने, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ये कॉलम मैंने बनाया, बाकी इस कॉलम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई है, उसका डिटरमिनेशन बेटा अपन करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। डेट ऑफ इनवॉइस, उसके बाद में सेकंड इसमें आता है बेटा डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जिस डेट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो इशू किया, इशू डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद में थर्ड इसके अंदर लेते हैं अपन डेट ऑफ पेमेंट। इनमें से बेटा जो भी अर्लियर है वो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ गुड्स है, उसका कोई रोल नहीं है। डेट ऑफ इश्यू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, वो बेटा अपन ने इसमें लिखा है, ये भी इसको कंपैरिजन में लेना है। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इनमें से जो भी अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसमें। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में इनवॉइस की डेट है वो तो 1 दिसंबर है, स्टेटमेंट इशू करने की डेट बेटा वो है 28 नवंबर है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट है वो भी आपकी 1 दिसंबर है। तो इसके अंदर इनवॉइस इशू करने की डेट 1 दिसंबर, स्टेटमेंट इशू करने की डेट 28 नवंबर और पेमेंट रिसिप्ट करने की डेट है वो भी बड़ा इसमें 1 दिसंबर है। तो इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर तीनों में से जो अर्लियर है वो कौन सा, इसके अंदर 28 नवंबर है 2009, इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से अपने को अब सेकंड देखना है। देखिए इसके अंदर ये अपना है, सबसे पहले इनवॉइस की डेट है जो दे रखी है 26 अक्टूबर है, इसके अंदर 25 अक्टूबर है और इसके अंदर 20 अक्टूबर है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन तीनों को कंपैरिजन करें तो देखिए बेटा ये तो 26 है,
अक्टूबर, ये 25 अक्टूबर है और ये 20 अक्टूबर है। तो इनमें से अर्लियर कौन सा है? अर्लियर इसके अंदर 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर है, वो सबसे पहले डेट आ रही है, अर्लियर है। तो इसके अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो हो जाएगा अपना 20/10/2019। ठीक है, ये टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब तीसरी कंडीशन बेटा इसके अंदर देखिए, 28 दिसंबर को तो ये क्या कर रहे हैं, इनवॉइस इशू कर रहे हैं। 25 दिसंबर को बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर रहे हैं और 23 को ये क्या कर रहे हैं, दिसंबर को पेमेंट है वो रिसीव्ड कर रहे हैं। तो यदि इसमें अपन देखें तो तीनों में जो अर्लियर है वो कौन सा इसके अंदर, 23 दिसंबर बेटा वो सबसे पहले देखिए, ये 25 दिसंबर है, ये 28 दिसंबर है। तो इसके अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो हो जाएगी अपनी दिसंबर 2009, ये इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब छोटा सा प्रोविजन है वो आपको याद रखना है। वैसे देखिए प्रोविजन वगैरह आपको सेकेंडरी के अंदर आपने इनकम टैक्स के अंदर खूब बढ़िया पढ़ के तैयार की है इसके अंदर, इसलिए प्रोविजन से रिलेटेड आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक बार उसको पढ़ना है, उसको एज पर अपने टिप्स पर रखना है, इसके अंदर याद रखना है यानी कौन सी कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोविजन को पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा कॉन्टिन्यूस सप्लाई की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है, उसका डिटर्मिनेशन किया। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, वो दे रखा है इसमें बुक है, वो इसी टाइप का है। फिर देखिए 6th नंबर क्वेश्चन इसका, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इफ देयर इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें बेटा सेम क्वेश्चन अपना 5th जैसा है, इनवॉइस की डेट दे रखी है, रिमूवल ऑफ गुड्स की डेट दे रखी है जिसका कोई यूज नहीं है आपके लिए, डेट ऑफ इश्यू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे रखा है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। इसका बड़ा आंसर वैसे नीचे दे रखा है, टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के दे रखे है इसके अंदर, आंसर के अंदर उससे मैच कर लीजिए। ये प्रोविजन है सबसे पहले अप्लाई करने के लिए, इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। इनमें से जो भी अर्लियर है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है वो बेटा इसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कंडीशन के अंदर अपन टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, वो टॉपिक है। तो अपन सबसे पहले उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसका टाइम ऑफ सप्लाई है उसका अपन डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे और कौन कौन से पॉइंट को उसमें कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को बड़ा अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखेंगे कि इस पॉइंट के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं उनको कंसीडर किया जाता है। देखिए बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विपरीत प्रभार तंत्र कब लगता है बेटा, इसके अंदर आपको पता ही है कि नॉर्मली जो जीएसटी के अंदर टैक्स पे करने की जो लायबिलिटीज होती है वो सप्लायर की होती है, लेकिन यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उससे जो सप्लाई लेने वाला जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका जो टैक्स पे करने की जो लायबिलिटीज है वो रिसिपिएंट की होती है, न कि सप्लायर की। तो उसको अपन बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी जब टैक्स का पेमेंट सप्लायर की बजाय रिसिपिएंट के द्वारा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। इसके अंदर या तो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तब, या जीएसटी काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ गुड्स को या सर्विसेज को है ना इस कैटेगरी में डाल देती है, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कि उनकी सप्लाई का जो टैक्स का पेमेंट है वो कौन करेगा, रिसिपिएंट करेगा, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स चार्ज कहलाता है इसमें। तो इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है उसका जो डिटर्मिनेशन है वो अपन कैसे करेंगे, उसकी टाइम ऑफ सप्लाई अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो अपने को देखनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या कैलकुलेट करना अपने को, टाइम ऑफ सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो लेना है इसके अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है,
यानी रिसिपिएंट के द्वारा गुड्स है वो प्राप्त करने की डेट। तो पहली चीज इसके अंदर क्या लेनी है, डेट ऑफ गुड्स रिसिप्ट करने की डेट। उसके बाद में बी पॉइंट और इसके अंदर सेकंड पॉइंट अपन मान सकते हैं, इसको ए पॉइंट दीजिए, इसको बी पॉइंट दीजिए। इसके अंदर आएगा वो है डेट ऑफ पेमेंट। इसमें डेट ऑफ पेमेंट है वो देखनी बेटा। अब डेट ऑफ पेमेंट है, वो डेट ऑफ पेमेंट कौन सी होगी, कैसे लेनी डेट ऑफ पेमेंट, वो भी अपने को देखना है इसके अंदर। यदि बेटा अपने को डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर करना है तो इसके अंदर अपने को दो डेट देखनी है। एक तो देखनी है इसके अंदर डेट ऑफ अकाउंट्स बुक रिकॉर्ड, ठीक है। जिस डेट को अकाउंट बुक्स में उसने रिकॉर्ड किया है, अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करने की डेट, डेट ऑफ अकाउंट्स बुक रिकॉर्डिंग, और डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। इनमें से जो पहले बड़ा विच एवर कीजिए वो अपनी डेट ऑफ पेमेंट है, ठीक है। पहली क्या लेनी है, गुड्स को बड़ा रिसिप्ट करने की डेट है वो देखनी है। सेकंड इसमें डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट के अंदर जो सप्लायर है उसको नहीं देखना बल्कि रिसिपेंट को देखना पड़ा कि रिसिपेंट उस गुड्स को किस डेट को अपने अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करता है। तो इसके अंदर डेट ऑफ अकाउंट बुक रिकॉर्डिंग, और इसका पेमेंट है वो भी रिसिपेंट के अकाउंट से डेबिट होगा, यानी वो पेमेंट है रिसिपेंट के अकाउंट से निकलेगा तो बैंक उसके पेमेंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो जो सेकंड अपने डेट लिए वो है डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसका, रिसिपिएंट का बैंक अकाउंट। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, इन दोनों में से जो भी पहले है वो बेटा डेट ऑफ पेमेंट अपन उसको कंसीडर करें, ठीक है। तो इसके अंदर पहला रिसिप्ट करने की डेट और दूसरा डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट को बेटा अपने को इस तरह से कंसीडर करना है। उसके बाद में सी पॉइंट, सी पॉइंट आएगा इसके अंदर डेट आफ्टर 30 डेज, ठीक है। क्या लिखा बेटा मैंने इसके अंदर, डेट आफ्टर 30 डेज। 30 डेज क्यों लिखा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तीसरा है जो अपने को लेना है वो 30 दिन बाद की डेट लेनी है। डेट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डेट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई भी इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इश्यू किया गया है उसके बाद के 30 दिन बाद की जो डेट है, यानी जो 31st जो डेज है वो लेना है इसके अंदर, ठीक है। 31वां दिन है, 31st जो डे आएगा वो अपने को इसमें लेना है। अब इसके अंदर बेटा जो सप्लायर है उसके द्वारा या तो इनवॉइस इशू किया जाएगा, यदि उसके द्वारा इनवॉइस इशू किया जाता है तो इनवॉइस ले लीजिए। अब यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स लिखा मैंने, अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि जो वैलिड इनवॉइस है वो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इश्यू किया जाता है। बाकी यदि सप्लायर बड़ा अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो उसका इनवॉइस या डॉक्यूमेंट्स किस टाइप का भी हो सकता है। मान लीजिए उसने एक स्लिप के ऊपर वो सारा डिटेल लिख के दे दिया, वो भी एक अदर डॉक्यूमेंट से माना जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पर्टिकुलर उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मेट हो, नंबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो किसी वे में उसको डॉक्यूमेंट्स प्रदान कर सकता है कि ये सप्लाई उसके द्वारा की गई है। तो उसके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स या इनवॉइस इशू किया गया उसके 30 दिन बाद
इसकी जो डेट है ना, कब से बेटा इनवॉइस इशू किया गया उससे या डॉक्यूमेंट इशू किया उससे 30 दिन बाद वाली जो डेट है यानी 31वां दिन है वो अपने को लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीज ली बेटा। सबसे पहले अपन ने लिया रिसिप्ट करने की डेट, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट को इन दोनों को कंसिडर करके कैलकुलेट करना है, यानी बुक में रिकॉर्ड करने की डेट और पेमेंट डेबिट होने की डेट, इनमें से जो भी अर्लियर है वो लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर वो डेट लेनी है जो 30 दिन बाद में अपने आ रही है इसके अंदर। ठीक है, यानी 31वां दिन लेना है कब से इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट्स इशू किया गया वो। अब इसमें से जो भी पहले होगा इनमें से तीनों में से ना, whichever is earlier will be time of ठीक है, इसमें से जो भी पहले होगा वो क्या होगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसका। तो ये बेटा देखिए अपना टाइम ऑफ सप्लाई है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अपन ने देखा। इसमें सबसे पहले इनवॉइस इश्यू करने की डेट, डेट ऑफ पेमेंट और डेट आफ्टर 30 डेज लेनी है, यानी 31वां दिन लेना है कब से इनवॉइस इश्यू करने की डेट से। इनमें जो भी पहले वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब इससे बड़ा एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, यदि इसके अंदर पॉइंट नंबर ए या पॉइंट नंबर बी या पॉइंट नंबर सी इस किसी भी पॉइंट से यदि टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है, यानी ए बी सी उसमें से कोई भी पॉइंट है वो लागू नहीं हो रहा है कि इसके द्वारा अपन टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटर्मिनेशन कर सकें, तो उसके लिए एक प्रोविजन दिया गया है कि यदि इसका डिटर्मिनेशन किसी से भी नहीं हो रहा है तो अकाउंट्स बुक में जो रिकॉर्डिंग की डेट है वो इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। यदि ए बी और सी किसी भी पॉइंट से टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटर्मिनेशन नहीं होता, टाइम ऑफ सप्लाई उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो अपने को अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करने की डेट है उसी को क्या मानना है, टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। ठीक है, तो ये बड़ा अपना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है, उसका डिटर्मिनेशन अपन कैसे करेंगे, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपन उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। अब इसी से रिलेटेड इसका एक क्वेश्चन देखते हैं मैडम, जिसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कंडीशन के अंदर किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपना बुक के का ही है। देखिए इसका 6th क्वेश्चन तो बड़ा कॉन्टिन्यूस सप्लाई है। 7th क्वेश्चन इसका इसी कंडीशन का है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड है। एक्स एन अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा क्योंकि इसके अंदर एक्स है वो अनरजिस्टर्ड है। सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की किसको, टू वाई, ए रजिस्टर्ड डीलर है। वाई इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय एक्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड पेमेंट एक्सेट्रा बाय वाई आर प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल। आपने को टेबल के नीचे दिखा रखा है मैडम। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दे रखी है, उसके बाद में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, डेट ऑन विच पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट इन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। ये अपने को सब इसमें डिटेल दे रखी है। अब अपने को क्या करना है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस इन अकॉर्डिंगनेस विद प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपने को टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन करना है। तो सबसे पहले बड़ा जो इसकी डेट या फॉर्मेट जो अपने को दे रखा बना के सबसे पहले अपन वो पुट करेंगे, उसके बाद इसका टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा ये आपका क्वेश्चन बुक का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये अपनी जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है वो दे रखी है आपको। सबसे पहले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दे रखी है, फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, सप्लायर द्वारा इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट्स इश्यू करने की डेट दे रखी है, फिर डेट ऑफ पेमेंट बड़ा रिकॉर्ड होता है अकाउंट बुक के अंदर वो डेट, और डेट ऑफ पेमेंट है वो डेबिट होता है बैंक अकाउंट के अंदर वो डेट दे रखी है। अब अपने को इसमें एक डेट कंसीडर करनी होती है, डेट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट, है ना। इनवॉइस की डेट से बड़ा 30 दिन बाद की अपने को लेनी है।
तो देखिए इसके अंदर इनवॉइस इशू किया 17 मई को, 17 मई 2020 को इशू कर रहे हैं। इससे बड़ा 30 दिन बाद की डेट लेनी है अपने को, है ना। तो 30 दिन बाद की अगर अपन डेट लेते हैं तो ये आती है अपनी कितनी, 17 जून 2020, ठीक है। उसके बाद में 10 मई दे रखा बड़ा इसके अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 10 जून 2020। और उसके बाद में ये कह रहा है कि इसके अंदर 8 मई को इश्यू किया, तो मई का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8 जून 2020, ठीक है बेटा। जिस डेट को इनवॉइस इश्यू किया से अपने को 30 दिन बाद की जो डेट है वो इसमें कंसीडर करनी है, तो वो डेट अपन ने यहाँ पे पुट कर दी इसमें। अब इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 3 चीज देखनी है बेटा। एक तो डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, यानी गुड्स रिसीव करने की डेट। फिर सेकेंड बेटा इसके अंदर डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट की डेट में आपको बताया था अकाउंट बुक में रिकॉर्डिंग की डेट और बैंक में डेबिट होने की डेट, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो लेना है। उसके बाद मेरा थर्ड था इसके अंदर डेट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट है उसके 30 दिन बाद की डेट, यानी 31वां दिन है वो अपने को लेना होता है। ये अपने को तीनों में से जो भी अर्लियर है वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर बड़ा अपन देखते हैं कि इनवॉइस की डेट है वो तो अपनी गुड्स रिसीव करने की डेट है वो तो अपनी है 17 मई 2020। उसके बाद में अब इस इनवॉइस की डेट का कोई रोल नहीं है क्योंकि अपन ने 30 डेट वाली जो बाद की जो डेट है वो अपने यहाँ पे पुट कर दी है, इसलिए अपने को इसका कुछ भी रोल नहीं है, इसको नहीं देखना है। डेट ऑफ पेमेंट बड़ा ये देखिए इसमें से अर्लियर कौन सा है, तो अर्लियर ये है ना, तो इसको कंसिडर करना है। और उसके बाद में इस डेट को देखना है। इन तीनों को कंपैरिजन कीजिए। देखिए 17 मई, 14 मई और 17 जून, इनमें से बड़ा अर्लियर कौन सा है? अर्लियर पता लग रहा है ना इसमें, कौन सा बड़ा? 14 मई है, तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 14 मई 2020, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर देखिए अपना फर्स्ट पॉइंट के अंदर बड़ा 14 मई 2020 है, वो टाइम ऑफ सप्लाई आपकी बुक के अंदर भी इतना ही दिखा रहा है, ये अपना कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं सेकंड के अंदर, देखिए गुड्स रिसीव्ड करने की डेट बड़ा 18 जून है। फिर इनवॉइस डेट इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसमें 3 जुलाई हो जाएगा, विच लेस है, ये 3rd है और ये 5th है, तो ये पहले आ रहा है। उसके बाद बड़ा 30 डेज वाली डेट है वो है 10 जून 2020 आपकी। अब इसको अपन कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे 18 जून है, यहाँ पे 3rd जुलाई है और यहाँ पे 10 जून है। यदि तीनों डेट को अगर अपन कंपेयर करें तो इसके अंदर जो पहले आ रहा है बिफोर अर्लियर है वो है अपना 10 जून 2020। ये बड़ा अपना टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसमें। एसिस के अंदर थर्ड कंडीशन है, उसके अंदर भी देखिए सेम है ना, 12 मई 2020, इसमें से अर्लियर होगा बड़ा 14 मई और इसमें दे रखा है 8 जून। इन तीनों को कंपैरिजन करना अपने को, 8 जून, 14 मई और 12 मई में। देखिए अगर अपन 12 मई है तो सबसे पहले आ रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी 12 मई 2020, ठीक है बेटा। ये अपना टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों चीजों को बेटा देखना पहले। ये एक चीज अपने को लास्ट वाला 30 डेज वाला वो अपने को इसमें कैलकुलेट करना है, यानी 30 दिन बाद की जो डेट है, यानी 31वां दिन होता है जिस डेट को सप्लाई की उसके बाद से, तो वो अपने को इसमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये बड़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पॉइंट अपन ने पहले डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और है बेटा इसके अंदर, वो भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपन
टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो अपने को देखना है। आप इसकी ट्राई कीजिए, अदरवाइज इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बड़ा इतना इस क्लास के लिए। ओके।